हाय, वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। और ये सेकंड सेशन है हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वालिफाइंग कोर्स का। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, उसको जरूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप लोग प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं इसको जल्दी जल्दी कवर करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा आप मुद्दे की बात पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेघालय की राजधानी का क्या नाम है? अच्छा मेरी बात सुनिए, जो पार्ट नंबर 1 था उसमें मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, यानी हमारे उत्तर पूर्व वाले स्टेट हैं, इनकी राजधानी आप जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, सिक्किम है, इनकी कैपिटल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो कैपिटल से संबंधित क्वेश्चन ही हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी समझाने वाली बात नहीं है। मेघालय की राजधानी क्या नाम है? शिलोंग है। मणिपुर की राजधानी का क्या नाम है? इम्फॉल है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। कहने का मतलब, अब जरूर नहीं है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। भाई कैपिटल पूछ रखी है ना, तो हो सकता है किसी और स्टेट की कैपिटल पूछ लेगा, तो आपको स्टेट और उनकी कैपिटल जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो ये सब चीज़ें आपको जरूर अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इसने पूछा कि भारत का कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो क्या है? वो गोवा है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये सबको पता है यार, ये तो उत्तर प्रदेश है। देखिए यहाँ मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो ये आसान आसान सी चीजें। पार्ट नंबर 1 में आपने देखा होगा मैंने कितने अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया था। अब पूछा तेलंगाना की प्रमुख भाषा कौन सी है? देखिए तेलंगाना की जो प्रमुख भाषा है, जो वहाँ की जो राजभाषा है वो तेलुगु ही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की भाषा भी तेलुगु है। अब जरूर नहीं है तेलंगाना की पूछे, आपसे पूछ सकता है बताइए कर्नाटक की कौन सी है, तो कर्नाटक की कन्नड़ है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? वहाँ तमिल बोली जाती है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है केरल की भाषा कौन सी है, तो वो मलयालम है। तो ये चीज़ें आपको जरूर अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मलयालम है, केरल की है, हिंदी तो पूरे उत्तर भारत में बोली जाती है, और कन्नड़ कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, ओडिशा की प्रमुख भाषा कौन सी है? यानी कहने का मतलब आपको इससे क्या पता चलता है हमें? देखिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें बताते हैं कि अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमें ये चीज़ सिखाता है। कहने का मतलब आपको जो स्टेट्स हैं उनकी लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए कि मुख्यतः किन किन स्टेट की जो मुख्य लैंग्वेज है वो कौन सी है, उनकी राजभाषा कौन सी है। तो ओडिशा की प्रमुख भाषा कौन सी है? ओडिया है। तमिलनाडु की प्रमुख भाषा कौन सी है? तमिल है। नॉर्मल सी बात है ये तो, देखो कितनी आसान आसान चीजें हैं। केरल की प्रमुख भाषा कौन सी है? मलयालम है। महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, पूछ रहा है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कंचनजंगा। मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखिए जो दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। दूसरे नंबर पर गोडविन ऑस्टिन केटू, जिसकी लंबाई है 8,611 मीटर, ये अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चाइना में थोड़ा थोड़ा शेयर है। ठीक है, अच्छा कंचनजंगा जो है ये पूरी तरह से जो कंचनजंगा है ये भारत में है, और ये 8,586 मीटर ऊंची है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रेगड़, यानी रेगड़ किस का नाम है? तो देखिए काली मिट्टी को ही रेगड़ कहा जाता है, जो काली मिट्टी होती है उसी को रेगड़ कहा जाता है। उत्तराखंड की राजधानी पूछ रखा है तो देहरादून है। अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है? देखिए अरावली जो माउंटेन रेंज जो है वो राजस्थान में फैली हुई है, राजस्थान में ज़्यादा फैली हुई है और ये दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में ये आती है। तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान थे, इनमें तो कुछ था ही नहीं समझाने वाला। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 43 में कि भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भाखड़ा बांध जो है ना पंजाब में स्थित है। मैं आपको बता दूं जो भाखड़ा डैम है, द भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन सतलुज रिवर। आपसे अब देखिए आपसे पूछ सकता है किस नदी पर है, यही पूछ सकता था। तो यदि आपसे नदी पूछ ली जाए तो ये है सतलुज नदी पर, और है कहां पर? पंजाब में। इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग 207.26, यानी आप ये मान लीजिए 207 मीटर के आसपास है। अच्छा आगे चलते हैं। पूछ रहा है जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होने वाली नदी है, यानी जम्मू कश्मीर में जो नदी बहती है वो कौन सी? आपको ऑप्शन दे रखे हैं झेलम, चिनाब, सिंधु और ये तीनों। तो यहां तो आंसर ये तीनों हो गया। देखिए जिस टाइम पर ये क्वेश्चन आया होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग तो आंसर ये तीनों हो गया, लेकिन अभी कुछ चीजें चेंज हैं। जब से इंडिया का मैप चेंज हुआ है तो तब से कुछ चीजें अब जो है चेंज है। मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो यहां पर जरा आप नजर दौड़ाइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर देखो ध्यान से, ये ऊपर का हिस्सा मैंने ले लिया है। आप लोग जानते हैं जब न्यू मैप इंडिया का कैसा है, ये लद्दाख है,
ये देखो ध्यान से, अभी ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ठीक है। ये अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। जो इंडस नदी है, जो सिंधु नदी है, जो कैलाश, जो लेक मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर से निकलती है और इस तरह से लद्दाख में प्रवेश करती है। और लद्दाख में प्रवेश करते हुए ऐसे, अब जम्मू कश्मीर में नहीं है ये, और कहां पर चली जाती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और बाद में जाकर के अरब सागर में गिरती है नीचे, ठीक है। ये अरेबियन सी में नीचे जाके गिर जाती है। लेकिन बात ये है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदियां कौन सी हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो बहने वाली नदियां, वो यहां पर देखिए, ये है जम्मू कश्मीर। अब नए मैप के अकॉर्डिंग तो जम्मू कश्मीर बहने वाली नदी, ये देखो, ये झेलम, ये झेलम है। ये देखिए, ये वाली नदी यहां से निकलती है और देखिए ये जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश में पहले, और जम्मू कश्मीर से होते हुए चेनाब नदी, ये चेनाब नदी भी जम्मू कश्मीर में बहती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि झेलम और चेनाब नदियां ही इस समय जम्मू कश्मीर से होकर बहती हैं। झेलम और चेनाब रिवर ही जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है। और यहां पर देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, झेलम, चेनाब, सिंधु। देखिए सिंधु पहले जम्मू कश्मीर में आती थी, लेकिन मैंने अभी समझा है ना, अभी सिंधु रिवर जो है वो केवल और केवल लद्दाख में है। तो यदि अब के अकॉर्डिंग होगा तो यहां पर लिखा आएगा ए और बी, ये तीनों नहीं, यहां पर लिखा आएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंधु कहां पर है, अब लद्दाख में। ये दोनों कहां पर हैं, ये दोनों हैं कहां, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है पूर्व दिशा की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी भारतीय नदी कौन सी है। देखिए सबसे जो लंबी नदी है भारत की वो गंगा है और दूसरे नंबर पर है गोदावरी। सबसे लंबी जो रिवर है वो लगभग 2500 किलोमीटर वो गंगा है। चलो मैं आपको लेके चलता हूं आंसर्स पर। देखिए गंगा की जो अप्रोक्सीमेटली लंबाई है, अप्रोक्सीमेटली है 2500 किलोमीटर। ये सबसे लंबी नदी है, पूर्व की तरफ ही बहती है, ये ईस्ट की तरफ ही बहती है। मैं आपको समझा चुका हूं, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है और नीचे की तरफ साउथ। ये समझिए, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। यदि आप किसी भी बोर्ड पर, कॉपी के पेज पर कभी भी डायरेक्शन को देखें तो हमेशा ये समझ लेना अच्छे से कि ऊपर की तरफ इस तरह से, देखिए डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है हमेशा। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। जब भी आप बोर्ड पर या कॉपी पर डायरेक्शन देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ, इधर ईस्ट यानी पूर्व, यहां पर साउथ और यहां पर वेस्ट। ये अच्छे से पैटर्न को समझ। ये पूछ रहा है पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी। देखिए पूर्व की तरफ गंगा भी पूर्व की तरफ ही बहती है, इसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर और दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी 1450, ठीक है। अब आपको बाकियों का भी पता होना चाहिए। उसके बाद फिर नर्मदा का नंबर आता है, नर्मदा, उसके बाद कृष्णा, महानदी और कावेरी। याद रखना सिंधु नदी जरूर भारत से होकर जाती है, लेकिन इसकी टोटल लंबाई भी 2900 किलोमीटर, लेकिन पूरी तरह से भारत में नहीं है। पहले चाइना में बहती है, फिर इंडिया में, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी भी पूरी तरह से भारत में नहीं बहती, ठीक है। ये भी लगभग 2900 से थोड़ी सी कम है ब्रह्मपुत्र नदी भी, लेकिन जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है और दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है भारतीय नदी, वो है गोदावरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए आप। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बिल्कुल, देखिए नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है और ये तो कच्छ के रण में, गुजरात में गिर जाती है। ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। समझ लो बात को, ध्यान से समझ लो, समझा देता हूं मैं आपको। देखो ध्यान से यहां पर समझो, गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, याद रखना। ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में, नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में, दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ध्यान से समझना, गंगा नदी तो ऐसे बहती है, समझो बात ध्यान से, गंगा नदी ऐसे पूर्व की तरफ बहती है इस तरह से, लेकिन ये ताप्ती और नर्मदा ऐसी नदी हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं दोनों। ये सुन लो, ये ताप्ती और नर्मदा ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, ध्यान से समझ लेना। आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि निम्न में से पश्चिम की तरफ प्रवाहमान नदी कौन सी है, यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। तो याद रखना ताप्ती और नर्मदा दोनों पश्चिम की तरफ बहती हैं। और लूनी नदी ये गुजरात के कच्छ जिले में, जो कच्छ का रण है, जो रन ऑफ कच्छ है, उसमें विलुप्त हो जाती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर देखो ध्यान से। ये देख रहे हो, ये गंगा नदी है। यहां पर मैं आपको रेड कर लेता हूं इस कलर को, जिससे कि आप लोग देख पाएंगे। देखो यहां पर देखना, ये देखो गंगोत्री से निकलती है और इस तरह से गंगा नदी, ये देखो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखो, ऐसे वेस्ट बंगाल में जाती है। देखो वेस्ट बंगाल में चली जाती है और वेस्ट बंगाल में जाकर इसकी दो धाराएं बन जाती हैं। एक चली जाती है नीचे गिर जाती है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, और एक चली जाती है बांग्लादेश में, जहां पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दो धारा हो जाती है, एक धारा चली जाती है इस गंगा नदी की, एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और एक धारा इसकी कहां से होकर चली जाती है, पश्चिम बंगाल से। और इसी गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है हुगली नदी, ठीक है। और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा अब देखो, ये है नर्मदा नदी, मैंने क्या बताया था, ये नर्मदा नदी देखो यहां पर, ये कहां पर गिरेगी, ये जाकर गिरेगी अरब सागर में। देख रहे हो, ये अरब सागर है, देखो ध्यान से, ये अरब सागर में गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है,
ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी जाकर के। और ये देखो ताप्ती नदी, ये भी इधर की तरफ ही बह रही है। देखो ताप्ती नदी भी इधर की तरफ बहती है, दोनों की दोनों नदी इस साइड बहती हैं, अरब सागर में जाके गिरती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? गंगा नदी गिरती है। बात आ गई सबको समझ में? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का विभाजन किस राज्य का, सॉरी माफ कीजिए, वापस से रिपीट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का विभाजन करके किस राज्य का निर्माण किया गया है? देखिए उत्तराखंड राज्य को बनाया गया था इन द ईयर 2000, शायद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। देखिए उत्तराखंड वाज फॉर्म्ड ऑन 9th of November 2000, इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ नॉर्दर्न यूपी, यानी जो उत्तरी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी एरिया है, नॉर्दर्न एरिया है, उसमें से अलग कर दिया गया था किसको? उत्तराखंड। एक नया राज्य बना दिया गया था। कब बनाया गया था? ये 9 नवंबर सन 2000 में एक अलग राज्य बना दिया गया था। तो ये तो आसान आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको जो पुराना पेपर है ना 2020 वाला, वो कंप्लीट कराऊंगा। ये मॉडल तो मैं कराता रहूंगा, 3 तारीख को शायद मुझे लग रहा है आपका पेपर है। बाकी जो अगले वर्षों में जो स्टूडेंट्स पेपर देखेंगे, अगले वर्षों में जो पेपर देंगे, वो भी उनके लिए भी वीडियो कारगर रहने वाली है। और मैं इसके बाद ना जो प्रीवियस ईयर, जो पहले, इससे पहले वाले साल का है 2020 का, वो आपको 100 के 100 क्वेश्चंस उनको एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। चलिए उत्तर प्रदेश का ये हो चुका है, ये क्वेश्चन 47 हो चुका है। अब आते हैं हम 48 पर। देखिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो देखिए याद रखना, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है भारत में वो है जलोढ़ यानी दोमट मिट्टी। इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जो जलोढ़ मिट्टी है ना, इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा महीन गाद, जो नदियों की गाद जमा होती है ना, नदियां बहा के अपने साथ जो अवशेप लाती हैं, ठीक है, अवशेप जो लाती हैं, उनसे जो नदियां बहा करके गाद लाती हैं, उनसे बनती है ये जलोढ़ मिट्टी। और याद रखना, ये दुनिया की उपजाऊ मिट्टी में से एक है। ये दुनिया की सबसे, यहाँ पे से छूट गया टाइपिंग में, ये बसे नहीं है, ये से आना चाहिए था। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है और ये उत्तरी मैदानों और नदी डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। कहने का मतलब जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं। नदी डेल्टा कहां बनाती है? कहने का मतलब जहां पर नदियां जाकर के गिर जाती हैं उन क्षेत्रों में जहां पर नदियां बहती हैं। जैसे हमारा जो ये गंगा यमुना का मैदान है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बात आई समझ में? ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहानी ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो गेहूं, चना, धान और सरसों। तो इनमें जो खरीफ की फसल है वो कौन सी है? धान है। चलो मैं आपको बताता हूं खरीफ की फसल जो है वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर और मक्का। ध्यान से समझ लो, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर और मक्का, ये खरीफ की फसलों में आती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको यदि बाद में कभी क्वेश्चन आता है या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है धान ही आंसर होगा। धान भी खरीफ की फसल में आती है, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर और मक्का आदि भी खरीफ की फसलों में ही आते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? देखिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। ये वैसे तो भारत में जो गन्ने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन यहां पर यूपी कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। तो फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। यूपी के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो महाराष्ट्र आता है। बात ही समझ। तो आपको तो ये देखना है ना कि बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा होने वाला है, आपको बेस्ट आंसर देना है। देख सकते हैं भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे कर्नाटक है और फोर्थ नंबर पर तमिलनाडु है। अब यहां पर यूपी तो है नहीं ऑप्शन में, तो देन यू विल हैव टू चूज महाराष्ट्र। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस राज्य में कुल कहवा उत्पादन का 3/4 उत्पादन होता है? कॉफी का, यानी पूरे इंडिया में जितनी कॉफी का प्रोडक्शन होता है उसमें से 3/4 किस में, कहां होता है, कहां किस जगह होता है? तो याद रखना पूरे इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन कर्नाटक में, कहवा का जो प्रोडक्शन होता है कर्नाटक में, वो कुल उत्पादन का, टोटल कहवा उत्पादन का 3/4 भाग तो कर्नाटक में ही होता है। बात आ गई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए जो काजू होती है ना वो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहां पर देखिए मैंने आपको बताया काजू का उत्पादन प्रमुख रूप से भारत के दक्षिणी राज्य यानी जो साउथ इंडिया है, साउथ के स्टेट्स हैं, उनमें किया जाता है। और जिनमें केरल उत्पादन को लेकर पहले स्थान पर है। काजू का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो केरल करता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर भी कहां है? केरल में ही है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिवेणी संगम कौन सा स्थान है? आप लोग जानते हैं त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का क्या होता है, संगम होता है। तो सब लोग इस बात को तो जानते होंगे। देखिए प्रयागराज में हो सकता है ऑप्शन में प्रयागराज दिखे, तो यही आपको चूज करना है। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, और यह दुर्लभ संगम पूरे विश्व में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीजें आपको पता होंगी ये बातें। तो भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? देखिए इंडिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, वो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम एक टाउन है, एक कस्बा है। किस स्टेट में पड़ता है? ये मेघालय में पड़ता है। कहां पर? मेघालय में। मेघालय में है खासी की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियों के पास पड़ता है ये मौसिनराम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बारिश इंडिया में यहीं पर होती है। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान भी मौसिनराम में किस राज्य में? देखिए अभी क्वेश्चन इस बार उल्टा करके पूछ लिया, तो मैंने भी बताया मौसिनराम कहां पर है, मेघालय में है। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई है। तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको इस तरह से ही हर चीज को पढ़ के चलना है। मौसिनराम इज अ टाउन इन अ ईस्ट खासी, मैंने बताया ना खासी की पहाड़ियों में एक टाउन है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और किसका? मेघालय का। मौसिनराम इज अ टाउन इन द ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का नाम है ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, और उसी में एक टाउन है मौसिनराम। और मौसिनराम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल जो होती है वो मौसिनराम में ही होती है इंडिया में। ठीक है, कहां पे पड़ता है? मेघालय राज्य में पड़ता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व की अधिकतम, और ये तो मैंने वापस वही बोल दिया। चलिए 57 पे आ जाइए। 57 क्वेश्चन क्या है? 57 ने पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाद्वीपीय जलवायु यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट प्रदर्शित करता है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है। देखिए महाद्वीपीय जलवायु यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वह जलवायु है जिसमें पूरे ईयर में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। महाद्वीपीय जलवायु उस क्षेत्र की जलवायु को कहते हैं, वो एरिया जहां पर जो टेम्परेचर है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता रहता है। और इन क्षेत्रों के आसपास पानी के जो भंडार होते हैं, जलराशि के जो भंडार होते हैं, बड़े भंडारों के बहुत कमी होती है पानी की। कहने का मतलब आसान भाषा में समझाऊं कि ऐसे क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, और पानी की कमी होने के कारण ही इनका जो क्लाइमेट होता है, इनकी जो जलवायु होती है, उसको हम महाद्वीपीय जलवायु के नाम से जानते हैं। तो इसमें दिल्ली आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिल्ली में तो पानी की कमी है। ठीक, तो इनमें से कौन सा नगर है? दिल्ली। यदि इन चार ऑप्शन की बात की जाए तो इनमें दिल्ली आंसर हो जाएगा। तो महाद्वीपीय जलवायु प्रदर्शित कौन सा नगर करता है? दिल्ली करता है। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितना है? तो याद रखिएगा यूपी का जो पूरा का पूरा एरिया है दैट इज अराउंड 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, माफ कीजिए। तो 2,40,928 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है। ये बात समझ लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2,40,928 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसके बाद ना आपको जो कराने वाला हूं, इसके बाद मैं कराने वाला हूं पूरा का पूरा 2020 वाला पेपर। अभी ये छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बहुत सारे पार्ट देने वाला हूं इसके मॉडल के। ठीक है, मॉडल सैंपल पेपर के। इसके बाद मैं आपको जो कराऊंगा वो कराऊंगा पूरा का पूरा 2020 वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करके पूरा मैं कराने वाला हूं। ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धीरे धीरे क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले। मैं कोशिश करूंगा बहुत सारा कंटेंट आपको दे दिया जाए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अभी वेट कीजिएगा, अभी कुछ टाइम बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा 2020 वाला।